नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू यादव। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने बयान दिया कि जैसे अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, वैसी व्यवस्था पर हिंदुस्तान में चर्चा होनी चाहिए। और इसी के आधार पर सैम पित्रोदा धन के बंटवारे की वकालत कर रहे हैं, जिस पर चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री मोदी हमलावर हैं। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. वह बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट करके कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस भारत को खत्म करना चाहती है। उन्होंने सैम पित्रोदा के एक वीडियो को शेयर किया और कहा है कि सैम पित्रोदा 50% विरासत कर की वकालत कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम विरासत में हासिल करते हैं वो ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आती है तो जो भी हम टैक्स देते हैं उसके अलावा 50% विरासत टैक्स देना होगा। तो आप ये देखिए कि अब इस बयान सैम पित्रोदा के इस वीडियो के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। और अब लगातार जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमलावर हैं। हालांकि इस पर सफाई भी सामने आई है, लेकिन अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है। मालवीय का बयान कि कांग्रेस देश को बर्बाद करना चाहती है। संपत्ति कर तो दिया ही जा रहा है और अब विरासत कर भी मांगा जाएगा। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट करके कांग्रेस के आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत को खत्म करना चाहती है। उन्होंने सैम पित्रोदा के एक वीडियो को शेयर किया है और कहा है कि सैम पित्रोदा 50% विरासत कर की वकालत कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम विरासत में हासिल करते हैं वो ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आती है तो जो भी हम टैक्स देते हैं उसके अलावा 50% विरासत टैक्स देना होगा। और बीजेपी से दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सैम पित्रोदा का ये वीडियो सामने आया है जहां पर उन्होंने जो विरासत कर है जो अमेरिका में लगाया जाता है उसका जिक्र किया। अब इसको लेकर कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। एक बयान आया है, एक पोस्ट सामने आया बीजेपी के अमित मालवीय का जिस पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। पहला रिएक्शन आपका इस वीडियो पर सर। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में हार चुकी है, इसलिए वो सब इस तरह के धतक्रम अपनाने का काम कर रही है। क्यों इनके मैनिफेस्टो में इस चीज को जगह मिली कि संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा। अब फिर एक नया चगुफा लेकर ये सामने खड़े हैं विरासत टैक्स का। न तो ये अमेरिका है, न इटली है सैम पित्रोदा जी, ये इंडिया है, ये भारत है हमारा। इस भारत में जो महिलाएं हैं, जो यहाँ की टेंडेंसी है वो बचत करने की टेंडेंसी है। उस बचत को माध्यम से आप जो जिस तरह से संपत्ति के सर्वे की बात कर रहे हैं, आदमी अगर अपनी संपत्ति, आप क्यों यह चाहते हैं कि जैसा मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो देश के संसाधन है उन पे पहला हक माइनॉरिटीज का है। मुझे लगता है कि आप ये सब चीजें, आपकी मंशा जनता समझ चुकी है, मंशा आपकी जनता को भाप चुकी है। अब आप फिर नए शगुफे लेकर विरासत टैक्स और ये सब चीजें खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस हताशा और उसके दौर से गुजर रही है।
जनता कांग्रेस से विमुख होती जा रही है। हम अब की बार 400 पार के नारे के साथ जनता के कांग्रेस से मिथुन अहिरवार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है और वैसी व्यवस्था पर हिंदुस्तान में चर्चा होनी चाहिए। रिएक्शन पहला आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये हमारी सरकार जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उस पर 10% टैक्स तो लगा ही चुकी है। दूसरी बात, अमेरिका में क्या होता है क्या नहीं होता उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं कि वहां की भी व्यवस्था होती है। मध्य प्रदेश में हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देखें, पूरे देश में देखें जिस तरीके से संसाधनों का बंटवारा केवल 2 उद्योगपतियों के पास किया जा रहा है, क्या उन उद्योगपतियों की ही मोनोपोली चलेगी? क्या इस देश की जनता कुछ भी डिजर्व नहीं करती है? तो उन उद्योगपतियों से लेकर के देश की जनता में बांटना, इस बात पर कांग्रेस पार्टी अपनी जो नीतियां हैं वो बना रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। हमने सुनिश्चित किया है कि हम बेरोजगारों को 1 लाख रुपए देंगे। हमने सुनिश्चित किया है कि देश के जो संसाधन है उसमें दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का एक बड़ा शेयर होगा। और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अमेरिका के बयान सिम पित्रोदा जी के वो ले आते हैं जी, लेकिन उनके पूरे बयान को कभी नहीं चलाया जाता। वो ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में इस समय देश में तानाशाही लगी हुई है और बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। तो उनकी बात को पूरा लाएं और उसको मुद्दा बनाएं। जी, अब जाहिर सी बात है कि अब इस बयान को लेकर सियासत हो ही रही है। दुर्गेश जी, आप सुन रहे हैं, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके जांच की बात कही जा रही थी और अमेरिका में जो व्यवस्था उसकी बात वो कर रहे हैं, ना कि देश की, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का। देखिए, मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले गुलाम नबी जी की बात को याद करना चाहिए कि राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो 20 साल पुराने मुद्दे लेकर आज तक बातें करते हैं और ये मुंह की जमा खर्ची पूरी करेंगे। इनकी सरकार आई तो ये सब संभावनाओं पर प्रश्न वो काम है। रही बात, हम निश्चित रूप से अगर हम प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने माननीय मनमोहन सिंह जी का बयान सुना है और ये जो संपत्तियों का सर्वे की जो बात कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस लड़ाई लड़ने वाली पार्टी कब से हो गई? जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जनता की लड़ाई। अरे जनता ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया है मध्य प्रदेश में, देश में अभी आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। इस तरह के आप तुष्टीकरण की राजनीति बांटने का काम जो करते हैं ना, जनता उसको पसंद नहीं करती है। यही कारण है कि 440 से आप 40 पे आ गए। और अब जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में संपत्ति का सर्वे होगा, माइनॉरिटी पर जो माइनॉरिटीज हैं उनका अधिकार है पूरे रिसोर्सेज पर, जनता आपको 2 डिजिट में भी लेके नहीं आएगी, डबल डिजिट में भी। का जो वीडियो सामने आया, जाहिर सी बात है कि उससे कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर एक रिएक्शन जरूर होगा और एक नाराजगी भी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाई जाती है। विरासत की जो संपत्ति होगी, अगर उसका हिस्सा दिए जाने की बात कही जाएगी तो जाहिर सी बात है नाराजगी इसकी सभी को होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। मुसलमान और मंगलसूत्र क्या 2024 का विजय सूत्र होने जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से कांग्रेस पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। पीएम मोदी बता रहे हैं कैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण और आर्थिक सर्वे का जिक्र है, कैसे कांग्रेस मां बहनों के मंगलसूत्र पर नजर गड़ाए हुए है और पीएम के इसी बयान पर अब संग्राम छिड़ गया है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीजें लाते हैं। दूसरे चरण की लड़ाई मंगलसूत्र पर लौट आई। कांग्रेस पर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सबसे बड़ा वार कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी के भाषणों में कहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र सेंट्रिक रहता है तो कहीं मैनिफेस्टो पर उठाए गए कांग्रेस के मुद्दे, क्योंकि मोदी ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में जो कहा उन शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुसलमान का पहला हक मंगलसूत्र तक बचने नहीं देंगे। 2 मकान हुए तो दूसरा सरकार छीन लेगी। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल का नाम भी लिया और ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति को सरकार कब्जे में लेकर बांट देगी और बांटेगी किसमें? घुसपैठियों के बीच।
मोदी ने अपनी रैली के दौरान एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की बुरी नजर शस्त्रधीन पर है, माताओं के मंगलसूत्र पर है और तो और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र है, जिसके तहत लोगों के घरों का एक्सरे करेगी और संपत्ति ले लेगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर विपक्षी गठबंधन मोदी को गाली देने लगता है। कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों के तुष्टीकरण पर आकर ही टिकती है, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच पर कांग्रेस क्लीन बोल्ड ही हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर राजनेता इसे बखूबी समझते हैं और जब भी मुसलमान कहते हैं, विपक्ष के नेता तिलमिला जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात जहां अंबिकापुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, थोड़ी ही देर में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली। जैसा कि हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, रायपुर से रवाना हुए थे पीएम और उनका जो काफिला है वो अब अंबिकापुर पहुंच चुका है। अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कट टू कट जो कार्यक्रम है वो पूरा आपको समय के साथ बताया जा रहा है और बिल्कुल सही समय पर ये पूरे कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी दो जनसभा और एक रोड शो में शामिल होने वाले हैं। और आज का दिन जो उनका स्केड्यूल है वो पूरा जारी हो चुका है। अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है और थोड़ी ही देर में पीएम की जनसभा होने वाली है। पीजी कॉलेज मैदान के लिए रवाना हुए हैं और जैसा कि अंबिकापुर में चूंकि उनका गहरा नाता है, प्रधानमंत्री बनने के पहले 2014 में वो अंबिकापुर पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने जनसभा की थी, विशाल जनसभा की थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला अंबिकापुर का दौरा है जब वे पहुंचेंगे और यहाँ पर वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है और ये देखिए, जहाँ अपने विशेष विमान से वे उतरेंगे और यहाँ पर एक बड़ी जनसभा होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं अंबिकापुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना तय जो स्केड्यूल है उनका, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। और जो वक्त निर्धारित किया गया है, तकरीबन कुछ और समय लगेगा यहाँ पर और प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंबिकापुर से, जब प्रधानमंत्री अपने
तय स्केड्यूल के हिसाब से पहुंच चुके हैं अंबिकापुर और कुछ ही देर में एक बड़ी जनसभा होगी। लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री एक जगह जनसभा करते हैं और उसकी गूंज आसपास के कई जिलों में सुनाई देती है और जाहिर सी बात है कि अति उत्साहित जो पब्लिक है उनको देखने के लिए भी पहुंचती है। और आज का जो दौरा है, चुनावी दौरा है, चूंकि दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को होना है और उसके लिए जो चुनावी शोर है वो आज थम जाएगा। आज के बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही प्रत्याशी कर पाएंगे। तो आज का दिन बहुत ही खास है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर वे पहुंच चुके हैं। टीकमगढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में लगी आग। पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही बनाया गया है स्ट्रांग रूम, जहां फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया। स्ट्रांग रूम से 500 मीटर दूर ये आग लगी थी। आग कैसे लगी है, कारण क्या है, तमाम जांच होगी क्योंकि बहुत ही गंभीर ये पूरा वाकया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में आग लगी है। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया। स्ट्रांग रूम से 500 मीटर की दूरी पर यह आग लगी थी। हालांकि जो आग लगी थी वो सूखी झाड़ी जंगलों के बीच में लगी थी, लेकिन उससे पहले ही इस आग को बुझा लिया गया है। देखते ही देखते आग फैल भी गई और चूंकि गर्मी का समय है, सूखी पत्ती झाड़ियां होती हैं तो आग बहुत तेजी से लगती है, फैलती भी है। हालांकि इसे समय रहते बुझा लिया गया। एक बड़ा हादसा टला है। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम, उसका पता भी बताएंगे, उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय खास। सांसद ऐसा होना चाहिए जो हमारे जन जन तक कार्यकारी योजना पहुंचाए एवं पूरा विकास करे, क्षेत्र का अच्छे से पूरे जिला का विकास करे। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो परिकल्पना है 2049 तक भारत को विकसित बनाने की। सरगुजा संसदीय क्षेत्र जो है जिसमें सूरजपुर भी शामिल है, यहाँ की 3 विधानसभा सीटें भी हैं, गांव का यह लोकसभा क्षेत्र है। गांव की हर समस्या संसद में उठाने वाला सांसद चाहिए जो यहाँ की समस्याओं को संसद भवन में उठाए और उसका निराकरण कराए, तभी यहाँ की समस्याएं दूर हो सकेंगी। सांसद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास करे, जो क्षेत्र के बात को दिल्ली तक पहुँचाए और जो भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम क्षेत्र में प्रदान करे, उसके लिए अच्छा पहल करे। ऐसा सांसद होना चाहिए चाहे जिस पार्टी से जीत के आए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए और हो सके तो जितना देश का विकास कर सके, गांव-गांव तक विकास करे, ऐसे सांसद की हमको ज़रूरत है इस बार। और अच्छे नगर विकास हो, पानी का, बिजली का, सड़क का, ये सब हॉस्पिटल की सुविधा अच्छा दे सके। सांसद चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए कि जो कुछ कार्य कर सके, हम लोग समस्याओं को दूर कर सके। बिजली, पानी वगैरह वगैरह, सड़क वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको समस्या दूर कर सके। वैसा व्यक्ति बने जो हमारा क्षेत्र का विकास करे, हमारे समस्या को दिल्ली तक ले जाए और किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाए और शिक्षित बेरोजगार जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि गरीब बच्चे लोग और गरीब घर के बच्चे लोग आगे पढ़ सकें। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे।